डिस्कशन को देखिएगा। फिजिक्स डिस्कशन, फिजिक्स एमसीक्यूज 1 2 3 इजी है और मेरे ख्याल में कुछ रिपीटेशन भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं किया, सही सी बात है, और इस वीक में हम काफ़ी बिजी रहे, दैट्स वाई इन्होंने जो किया बस वही है। 1 2 3 क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज, माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 5 cos ऑफ t लिखा है, ये e एक्स्ट्रा है, ये cos ऑफ t है, यानी यहाँ पर फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, cos ऑफ t है, ये e एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है। अगर ये 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप कहें सर हम इसको कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू 5 cos ऑफ ओमेगा t से। अगर आप कंपेयर करोगे माय डियर स्टूडेंट तो x के लिए x इक्वल के लिए इक्वल, 5 के लिए 5, cos के लिए cos, t के लिए t, तो ओमेगा के लिए क्या बनता है? ओमेगा इज इक्वल टू e इज a misprint, nothing else. So therefore omega is equal to 1 and this implies, आप जानते हैं कि omega is equal to 2 pi, f is equal to 1, तो f is equal to 1 over 2 pi and the answer in key is non, the answer in key is non, इसमें non ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक पेंडुलम दिया है, ये है जनाब पेंडुलम, ये पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है और आपको जनाब इधर जो एंगल मिला है ये कितने डिग्री मिला है? और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर इस लाइन में टेंशन है, आप बताएं कि इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? जबकि टेंशन की वैल्यू हमें बतानी है और मास की वैल्यू इन्होंने बताई है, मास इज 10 kg। शाबाश। द एक्चुअल आंसर इज, जी क्या है? 195। खैर है, कोई बात नहीं, ये मैं कौन सा 125 कर रहा हूँ, ये लो 125। अब ठीक 124 इसके बाद कर लेंगे, कोई हर्ज है? ओके, शाबाश। साथ में टेंशन आप मालूम करें प्लीज, और मास आपको गिवन है और ये फिगर है, इस फिगर से टेंशन की वैल्यू मालूम करें। द एक्चुअल फैक्ट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, आप कैसे सॉल्व करते हो, इट मैटर्स। शाबाश। कहे सर आप देख रहे हैं कि इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, पहला कंपोनेंट है ये और दूसरा कंपोनेंट है ये। अब बताएं, इतना तो जानते हो ना कि जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल, तो ये एंगल कितना है? 60। यहां से यहां तक टेंशन का सॉरी मैं x नहीं लिखना चाहता, और यहां से लेकर यहां तक इस टेंशन का एक और कंपोनेंट है। मुझे सिर्फ ये बताए कौन सा x कंपोनेंट होगा, कौन सा y होगा। शाबाश। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कौन सा कंपोनेंट है? ये x है या y है? याद रखें, जो एंगल को टच करे वो x कंपोनेंट होता है और जो एंगल को फेस करे वो y। और इस बॉब का वेट नीचे होगा या नहीं होगा? अब ये जल्दी से बता दें कि यहाँ पर जो बॉडी है, इस बॉडी का क्या ये बॉडी यहाँ से ऊपर जा रही है? यस और नो, बी क्विक प्लीज। क्या बॉडी यहाँ से ऊपर जा रही है? क्या नीचे आ रही है? अगर इस मार्कर पर बैक वक्त दो फोर्सेस लग रहे हो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और ये ना ऊपर जाए या नीचे आए, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि ऊपर और नीचे फोर्सेस ने एक दूसरे को, अगर ये कैंसल ना कर पाते तो कोई फोर्स या इसको ऊपर ले जाता या कोई और फोर्स इसको, इसका यहाँ से ऊपर ना जाना और इसका यहाँ से नीचे ना आना, इस बात का सबूत है कि x कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू वेट, और इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है। वरना अगर ये ज्यादा होता तो वेट इसको नीचे ले आता, और अगर टेंशन इन x ज्यादा होता तो ये इसको ऊपर ले जाता। ना ऊपर जाना ना नीचे आना मीन्स के इस पॉइंट पर लगने वाले अप एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है? इक्वल। सो टेंशन along x axis is equal to, या x component of tension must be equal to weight, and the x component of tension is t cos of theta and weight is equal to mg. So आप टेंशन मालूम कर रहे हो, it is mg divided by cos of theta। वैल्यूज आपके साथ हैं, ये 10 g10 ले लें और cos of कौन सा एंगल ले लें? 60 डिग्री, बिकॉज आपने 60 डिग्री से कंपोनेंट्स बनाए हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? अगर आप इस एंगल के बजाय इस एंगल से लोगे तो दिस एंगल विल बी, लेकिन फिर ये x नहीं क्या हो जाएगा? y, और ये क्या हो जाएगा? फिर आप कहोगे t cos t sin theta is equal to mg, आंसर विल बी सेम। इससे आंसर आता है 200 न्यूटन। क्या आता है? 200 न्यूटन, और ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, सो करेक्ट आंसर क्या है?
द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज, इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 124, जो क्वेश्चन स्किप कर दिया उसको देखें। इफ एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज इंक्रीज टू डबल, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, बताएं शाबाश। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक पेंडुलम। ऑसिलेटर मीन पेंडुलम, आपकी मर्जी जो चाहो ऑसिलेटर ले लो। ये पेंडुलम है, इसकी एनर्जी जो थी, लेट मी कंसिडर इट वाज यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, लेट अस सपोज फ्रीक्वेंसी इज एफ। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एनर्जी को डबल कर दिया गया और एनर्जी हो गई डबल ऑफ यू। तो अब बताएं कि नई फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डबल होगी, हाफ होगी, वही रहेगी, 4 टाइम इंक्रीज होगा। कीप इट इन योर माइंड, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर से कोई रिलेशन, व्हाई दे आर नॉट रिलेटेड, व्हाई दे आर नॉट रिलेटेड, व्हाट इज द लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस फैक्ट, आपको बता चुका हूं मैं। क्या होगा शाबाश, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको क्लासेस में, यूट्यूब के काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप बताएं शाबाश, U और F के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। इवन अ स्मॉल वीडियो वाज अपलोडेड, मैंने चैनल पर अपलोड भी किया था स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। बताएं क्यों है, मैंने एम्पलीट्यूड को या मैंने एनर्जी को 4 टाइम बढ़ाया था, लेकिन शो किया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑसिलेटर के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। कौन से हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, और ये जनाब एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में क्या और इंट्रिंसिक में क्या फर्क होता है। एक्सट्रिंसिक उन खासियतों को बोलते हैं जो ऑसिलेटर को हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारे खासियतें जो ऑसिलेटर को हमारी तरफ से मिलती हैं वो एक्सट्रिंसिक होती है, और वो सारी एबिलिटीज ऑसिलेटर की जो उसके स्ट्रक्चर में छुपी होती हैं, जो उसके स्ट्रक्चर में होती हैं। कुछ खासियतें ऑसिलेटर के स्ट्रक्चर में होती हैं, तो आप उसके एनवायरनमेंट से कुछ दो या ना दो, आपने उसका स्ट्रक्चर रखा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। फॉर एग्जांपल, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर, तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, लेकिन लेंथ का ताल्लुक किस चीज से है, स्ट्रक्चर से है। ऑसिलेटर स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लेकिन मास रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटर। तो जो क्वांटिटी स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं दैट आर इंट्रिंसिक, प्योर इंट्रिंसिक, और एनर्जी और एम्पलीट्यूड हम देते हैं। इधर इस तार के साथ मास लगा दें, स्टड के साथ मास स्प्रिंग लगा दें, स्प्रिंग के साथ एक मास लगा दें, आपने स्ट्रक्चर दे दिया। जब आपने स्ट्रक्चर दे दिया तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड फिक्स्ड हो गया। अब चाहो आप इसको एनर्जी दो या ना दो, फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के मुताबिक फिक्स हो गई। आपने जो स्प्रिंग कनेक्ट किया उसका K0 नहीं है, जब आपने इधर स्प्रिंग कनेक्ट किया क्या उसका K0 ले सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपने उसके साथ मास लगाया तो क्या वो मास 0 हो सकता है, जब मास भी 0 नहीं, जब स्प्रिंग कांस्टेंट भी 0 नहीं, जब 2 भी 0 नहीं, जब पाई भी 0 नहीं, तो एक बार ऑसिलेटर बन गया, वो रेस्ट में भी हो, देन यू हैव टू से कि इसके टाइम पीरियड की एबिलिटी इतनी है। इट मीन कि वो इसके स्ट्रक्चर में छुपी है बट एनर्जी में नहीं दे रहा। ये क्लास खत्म हो जाए और वो रेस्ट में रहे तो एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड विल रिमेन्स 0। अगली बार मैं उसको पकड़ कर नीचे खींच देता हूं और मैंने उसको 100 जूल एनर्जी दी 10 सेंटीमीटर में, रिलीज कर दिया, टाइम पीरियड वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ये इक्वेशन बता रहा है। लेकिन मैं उसको डबल खींचूं तो एनर्जी भी मैंने बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया, बट फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखता है वो वही रहेगा। कुछ समझ आ गई है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड frequency. The actual reason is that frequency and time period depends upon the structure of oscillator, and amplitude and energy are imparted to oscillator from environment. Environment उसको जितनी एनर्जी और एम्पलीट्यूड देगा, नहीं देगा तो 0 रहेंगे, बट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर फिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर, सॉरी स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज। इट मीन के क्या होगा जनाब, फ्रीक्वेंसी विल बी अनचेंज एंड द आंसर इज कमी ऑप्शन दे, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्लीज, 126 एंड 126 कहता है कि ऑसिलेटर मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, रिस्टोरिंग फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा जनाब मुझे बताएं कि ऑसिलेटर कहां से कहां जा रहा है, ये मीन से जा रहा है किसकी तरफ, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है,
आप कहोगे सर मीन से एक्सट्रीम जाने का मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जाहिर बात है एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, लेकिन मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना मीन डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम कहते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मानते हो ना। लेकिन न्यूटन लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है ना। एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, तो अगर ए डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इट मीन जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, लिहाजा एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा, इट मस्ट इंक्रीज, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ लेट मी डिस्कस 127। 127 क्या कह रहा है, इट सेज के दो ऑसिलेटर्स हैं, उनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। वी हैव टू ऑसिलेटर्स, अगर हमारे पास दो ऑसिलेटर्स हैं और शर्त है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है, तो अगर उनमें से एक जो है वो एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा, ये एक एक्सट्रीम पर होगा तो ये दूसरा ऑसिलेटर कहाँ होगा। 180 फेज डिफरेंस का मतलब है कि अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा, अगर एक नॉर्थ पे है तो दूसरा बिल्कुल अपोजिट। लिहाजा अगर ये एक एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा ऑसिलेटर दूसरे एक्सट्रीम पर होना चाहिए। आप मुझे आंसर दे सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं। मेरा उर्दू में बोल लेता हूं, लिखने का टाइम नहीं है। तो जनाब सिंपल सी बात है, दो ऑसिलेटर्स हैं, क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है, सुन रही हैं आप, थैंक यू। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि फर्स्ट करो वी हैव टू ऑसिलेटर, पहला ऑसिलेटर दूसरा, दोनों का फेज डिफरेंस 180 है। अगर एक ऑसिलेटर मीन पर होगा तो दूसरा भी मीन पर होगा या एक्सट्रीम पर होगा या इन बिटवीन मीन एक्सट्रीम होगा। याद रखें 180 फेज डिफरेंस में लोकेशन मस्ट बी सेम, लोकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी, अगर एक मीन पर है तो दूसरा भी मीन पर होगा, अगर एक एक्सट्रीम पर है तो दूसरा भी एक्सट्रीम पर। ब्यावे सर 180 डिफरेंस पर किस संगर आ गए, एक्चुअली मूवमेंट्स आल्सो इन्वॉल्व इन फेज डिफरेंस, द मीन पोजीशन दे जमाला सुनो तक, ये दो ऑसिलेटर्स हैं, ये दो ऑसिलेटर्स हैं, ये मीन पोजीशन है, वो दीवार एक एक्सट्रीम और दूसरा, अगर इनके दरमियान 180 है तो दोनों मीन पर हैं, लेकिन एक इस तरफ जाएगा दूसरा उस तरफ, लेकिन लोकेशन दोनों का मीन होगा। अगर एक मीन पर है तो दूसरे का मीन पर होना लाजमी है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट बी अपोजिट। अब ये उस एक्सट्रीम पर चला जाएगा और ये उस एक्सट्रीम पर चला जाएगा, तो 180 फेज डिफरेंस में अगर एक एक्सट्रीम पर है तो दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पर होगा, लेकिन अगर एक मीन पर है तो दूसरा भी मीन पर होगा, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी अपोजिट। समझ आ गई है, गुड। नहीं, फेज डिफरेंस दो चीजों का नाम है ना, फेज डिफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर, लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो और लोकेशन डिफरेंट हो फिर भी फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, और अगर लोकेशन सेम हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट हो फिर भी फेज डिफरेंस जीरो नहीं है। एक ऑसिलेटर एक्सट्रीम से इस तरफ आ रहा है लेकिन अभी वो एक्सट्रीम पर है, दूसरा ऑसिलेटर इधर है, वो भी मीन की, मैं भी मीन की तरफ जा रहा हूं, मेरे पीछे कोई और भी मीन की तरफ आ रहा है, तो हम दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है लेकिन लोकेशन सेम, तो हमारे दरमियान फेज डिफरेंस है, लेकिन फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट्स टू फैक्टर्स, लोकेशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। कुछ समझ आ गई है, तो मीन पर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे हैव 180 फेज डिफरेंस। समझ गई हैं आप? डेफिनेटली फिर तो अला लोकेशन कुछ और होगा। हाँ, फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट 180, लेकिन अगर 90 होगा देन डेफिनेटली फिर अल्टरनेट होगा ना, फिर अलग अलग हो, फिर फाइंड करने के तरीके भी अलग हैं। लेट मी प्रोसीड प्लीज। आप समझ गए हैं जो मैंने कहा। 128, यस प्लीज। आप बोल रही हैं सेम एक्सट्रीम नहीं है, अदर एक्सट्रीम। मैं रीड कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 127, लेट मी रीड इट। टू ऑसिलेटर्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180. If oscillator A is at one extreme, oscillator B will be at other extreme. Same extreme कैसे हो सकता है? हाँ नहीं है, सेम एक्सट्रीम याद रखें, एक्सट्रीम से डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही होते हैं। ये खबर था गौर व कही था, मीन ऐसा लोकेशन है जिसमें दो डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल है। मैं मीन पोजीशन हूँ, आप प्लीज काइंडली फोकस करें, मैं मीन पोजीशन पे हूँ,
अब मैं ऑसिलेटर हूं तो मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन दो हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और, लेकिन अगर मैं इस एक्सट्रीम पर हूं तो मेरा सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा इधर। लिहाजा अगर 180 फेज डिफरेंस है और एक ऑसिलेटर एक्सट्रीम पर है तो दूसरा उस एक्सट्रीम पर, क्योंकि फिर तो लोकेशन भी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन का ऑफ मोशन भी सेम, तो फिर फेज डिफरेंस 0 होगा, फिर 180। तो इसीलिए 180 फेज डिफरेंस के लिए अगर एक एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा दूसरे एक्सट्रीम। समझ आ गई है? क्योंकि डायरेक्शन में डिफरेंस रखना पड़ता है एक्सट्रीम पर। 128 प्लीज। 128 क्या कह रहा है कि when a pendulum is in maximum kinetic energy state, gap between extreme and mean is, gap between extreme and position। भाई पेंडुलम है, उस पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। तो बताओ कि गैप क्या होगा किन किन के दरमियान? एक्सट्रीम एंड इट्स करंट पोजीशन। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होती है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी मीन पर है तो इसका पोजीशन कौन सा है? अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ये मीन पर मौजूद है, और एक्सट्रीम और मीन के दरमियान गैप 1 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। लिहाजा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होगा। 129 प्लीज। 129 से द फेज डिफरेंस नहीं है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री। ये एक अननोन मीडियम है, लेट अस सपोज इट इज एन अननोन मीडियम, और ये कह रहे हैं कि आने वाला वेव और जाने वाला वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान जो फेज डिफरेंस डिटेक्ट हुआ है वो 180 डिग्री हुआ है। तो बताओ जिस मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है वो कौन सा होगा? इट मस्ट बी फ्रॉम डेंसर, क्योंकि डेंसर मीडियम ही 180 का फेज डिफरेंस लाता है। क्यों लाता है? बिकॉज द रिएक्शन ऑफ डेंसर इज डोमिनेंट देन द एक्शन ऑफ रेयर। the reaction of denser is dominant than the action of rare। आप समझ गए हैं। 120 130 130 ये है पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 15। सही है। हैविंग वेवलेंथ 3 लैम्डा 3 मीटर। अगर वेवलेंथ 3 मीटर है और 5 डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 15 मीटर है, तो ये दो वेव्स आपस में कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे? आप देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं लिखूंगा एज वी नाउ दैट 15 मीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आता है? 15 आता है ना। तो मैंने लिखा कि 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 15 क्या है, तो मैं 15 की जगह क्या लिख रहा हूँ? पार्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ, और ये 5 लिख रहा हूँ, लेकिन 3 क्या है? लैम्डा। और हम जानते हैं कि अगर पार्ट डिफरेंस वेवलेंथ के मल्टीपल में हो तो फिर क्या होता है? फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 131। पे बात कर रहा हूं। (131) क्या कहेगा? 131 says if 40 waves propagate in 8 seconds। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी जल्दी से मालूम करो। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय, जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। तो वेव्स कितने हैं? 40। टाइम कितना है? इट मीन फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, मजीद कह रहे हैं कि अगर स्पीड 10 हो तो वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ इज v by f, इट मीन के इट विल बी 10 by 5। द आंसर विल बी 2 मीटर। ऑप्शंस में है? नहीं है। सेंटीमीटर लिखा है तो नॉन। लिखना चाहिए था 200 सेंटीमीटर। क्या लिखना चाहिए था? 2 मीटर मीन 200 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नहीं। 132 क्या होगा? इट सेज कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 10 मीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इफ फर्स्ट वेव इज ऑफ 15 मीटर? सुने प्लीज, इसको मैं ड्रा करके एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये मीडियम है। क्या है? लेट अस कंसीडर इट इज अ मीडियम। सही है। कहते हैं कि इसमें रिजल्टेंट वेव आया है, तो माय डियर स्टूडेंट इट इज द रिजल्टेंट वेव। ब्लू से जो ड्रा कर रहा हूं ये रिजल्टेंट वेव है, और बकौल इनके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 15 मीटर है। कितना है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 15 मीटर है। आई एम डिस्कसिंग 132 10 मीटर है, सॉरी।
कहा कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 10 मीटर है, सही है। दो वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। कौन सा इंटरफेरेंस किया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। उन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो है कितना है यार, मैं क्यों भूल जाता हूँ, 132। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 10 मीटर। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इफ फर्स्ट वेव 15 मीटर? ये 10 मीटर है, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट वेव। इट इज द फर्स्ट वेव जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है, और इनके मुताबिक द फर्स्ट वेव, देखो मैंने फर्स्ट लिखा, इसका अपना जाती एम्पलीट्यूड कितना है? 15 मीटर। तो यहां पर वो दूसरा वेव कितना होना चाहिए जिससे रिजल्टेंट क्या बने? जिससे रिजल्टेंट 10 बने, 10 बनना चाहिए। लेकिन कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं एक वेव से। अगर मैं ले लूं कि ये 15 है और मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं 5 लेना चाहता हूं, कितना लेना चाहता हूं? सेकेंड वेव इज अ 5 मीटर। तो 15 और 5 डिस्ट्रक्टिव मीन अपोजिट आएंगे ना, तो आप कहेंगे सर 15 और 5 में एक दूसरे को कैंसिलेशन होगी 5 की, तो बकिया कितना बचेगा? इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट वेव 15 का हो और दूसरा वेव 5 का हो तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 10 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 5 ठीक है, सेकेंड में 5 ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि ये 5 नहीं है, आप इमेजिन करें, अगर मैं कहूं कि ये 5 नहीं है और ये है माय डियर स्टूडेंट 25 है, आप इमेजिन करें ये 25 है। अगर ये 25 हो गया तो 25 इस 15 को कैंसिल कर देगा और कितना बचेगा? इट मीन्स के रिजल्टेंट 10 तब भी रह सकता है जब सेकेंड वेव 5 हो, और रिजल्टेंट 10 तब भी रह सकता है जब सेकेंड वेव 25 हो। तो कौन कौन से ठीक है? 5 भी अलाउड है, 25 भी अलाउड है। समझ गए हो ना? सब समझ गए हो, दैट्स गुड। करेक्ट ऑप्शन बताएं, शाबाश। 132 में करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बोथ बी एंड सी आप उम्मीद है समझ गए हैं। अगर कोई इस डायग्राम पे नहीं समझता तो वो यूं कहे कि सर रिजल्टेंट इज इक्वल टू x1 माइनस x2, और इन दोनों से क्या आना चाहिए? 10। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक 15 हो और दूसरा 5 हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक 25 हो और दूसरा 15 हो। यानी एक तो 15 फिक्स है, ये दूसरा 5 भी हो सकता है, और क्योंकि दोनों से क्या आता है? 10 आता है, तो दोनों अलाउड है। 15 एक फिक्स है, तो दूसरा वेव 5 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। लेट मी डिस्कस 133 ऑन द बोर्ड, एंड दैट इज इको किस वजह से पैदा होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पैदा होता है। इको इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। 134 ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास एट 10 सेंटीमीटर लोकेशन फ्रॉम मीन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर में स्प्रिंट है लेकिन कहा है कि एक्सेलरेशन है, तो आप कहोगे ए हमें 5 मिला है और डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर है और एक्सेलरेशन 5 है। मांग क्या रहे हैं? व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट? तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू के एक्स, जानते हो ना? तो F की जगह लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू के एक्स या k इज इक्वल टू ma डिवाइड बाय x। वैल्यू आप पुट करें, मास की वैल्यू कितनी है? 2 है मेरे ख्याल में। 134 की वैल्यू में मास 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 0.1 एंड द आंसर इज 100। द आंसर इज 100। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 135 on the board. The distance covered by oscillator after completing 3.5 vibration. तो आप जानते हो कि 1 वाइब्रेशन 4x0 लेता है। 1 वाइब्रेशन 4x0 लेता है। तो अगर मैं कहूँ 2 वाइब्रेशन तो आप कहो सर 8x0। अगर मैं कहूँ 3 वाइब्रेशन तो आप कहोगे 12x0। तो 3 के बाद 12 कंफर्म। अब आगे 0.5 है, तो 1 4 देता है तो 0.5 2 देगा ना। इट मीन मजीद 0.5 तो इट विल बी 2 वाइब्रेशन। इट मीन के 12 और 2 कितने हुए? इट इज 14 टाइम्स ऑफ x0। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 136 क्या कहता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट? अगर मैं कहूँ ना, ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन हर ऑसिलेटर का टाइम पीरियड नेचर पे डिपेंड करता है। द एक्चुअल रीजन इज, शाबाश, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? याद रखें, हर उस टू एंड फ्रो मोशन में
जिस टू एंड फ्रो मोशन में एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स फिक्स्ड हो, उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और नॉन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में यही फर्क होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की एवरेज वैल्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिक्स्ड है, लेकिन बाकी ऑसिलेटर्स में फिक्स्ड, और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर एडवाइज्ड एंड डिजाइन्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिस्टोरिंग फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, और इसी वजह से इन एवरेज वैल्यू फिक्स होती है, मिनिमम और मैक्सिमम चेंज होते हैं, बट ऑन द मार्क एवरेज चेंज पर सेकंड क्या होता है? वो फैक्ट। तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप एम्पलीट्यूड कम करो, चाहे आप एम्पलीट्यूड ज्यादा करो। एक और फैक्टर भी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होता है जिसमें एनर्जी का लॉस एंड गेन हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का न्यू हेल्पर नहीं आ सकता। पेंडुलम की रिस्टोरिंग फोर्स द वेट को वजह, तो वेट के अलावा फ्रिक्शन वहां रिस्टोरिंग का काम कभी नहीं करेगा। बाकी ऑसिलेटर में अगर फर्ज करो मैं रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद आप भी आ जाती हैं और रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने लगती हैं। अगर रिस्टोरिंग फोर्स के सोर्सेज फिक्स्ड हैं तो टाइम पीरियड फिक्स्ड है, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स के सोर्सेज फिक्स नहीं है तो टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है। 137 द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, तो भाई सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड है ना, लेकिन सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? 2, तो इट इज 0.5 हर्ट्ज, बात खत्म। 138 क्या है? 138 says एक पेंडुलम बी ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ऑफ y है ये। व्हाट विल बी द एनर्जी एट एक्सट्रीम? नुतास तो पता है एनर्जी क्या है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर है या नहीं है? यही है ना। तो अगर मैं कहूं कि एनर्जी इज इक्वल टू, आप गौर से देखिए, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इन्होंने कहा कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y, गेमा है लेकिन y है ये, तो y है तो मैं क्या लिखूंगा? y स्क्वायर। इट मीन ऑप्शन बी तो सही है ना, ऑप्शन बी में तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। अब ए पे देखते हैं, क्या आपने नहीं पढ़ा कि ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय, होता है ना। तो अगर मैं कहूं कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और इसकी जगह के बाय m लिखूं y स्क्वायर, m और m कैंसिल, तो 1/2 के वाई स्क्वायर, ये तो ऑप्शन ए भी ठीक है। फिर तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तब स्कूल में सर पदी एग्री दमाची सोक्लस सुख 10 एग्री नहीं 10 मक्का हुई का ना। हाँ, ये जो मैंने दूसरा फार्मूला पुट किया ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ये पेंडुलम के लिए नहीं होता, ये स्प्रिंग के लिए होता है, और स्टेटमेंट में सिर्फ पेंडुलम है। तो याद रखें कि स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये एनर्जी ठीक है, लेकिन पेंडुलम के लिए ये ठीक। अगर इस स्टेटमेंट में मैं लिखता स्प्रिंग मास सिस्टम तो बोथ ए एंड बी, और अगर मैं लिखूं पेंडुलम तो ए ठीक ही नहीं है, क्योंकि ए में जो आपने पुट किया वो सिर्फ स्प्रिंग में होता है, वो पेंडुलम में। तो ओनली ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? सिर्फ और सिर्फ बी, बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेंडुलम नॉट ऑन स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका ताल्लुक भाई पेंडुलम से है, स्प्रिंग मास सिस्टम से इसका ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट 138। जी जी जी, यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक ही होता है, तो दैट इज व्हाई टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। लेकिन वो एक ही मत, अगर मैं कहूँ पीरियोडिक है इट मीन के टाइम पीरियड कांस्टेंट है, एक ही मतलब की दो बातें आप कर रहे हैं, समझ गए हो। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके राइट पर हूँ, तो इसका ये भी मतलब है कि आप मेरे लेफ्ट पर हैं, लफ्ज वही है, मतलब वही है, लफ्ज चेंज हो गए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है या टाइम पीरियड कांस्टेंट, ये एक ही चीज है। क्यों होता है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के जो सोर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, कोई नया हेल्पर या अपोजिंग सोर्स नहीं होता। लेकिन आम ऑसिलेटर में रिस्टोरिंग फोर्स कभी एक से ज्यादा सोर्सेज से मिल जाता है, कभी वो एक सोर्स भी लॉस हो जाता है, समझ आ गई है। तो दैट्स व्हाई टाइम पीरियड कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। टाइम पीरियड स्ट्रक्चर में चेंज होता है। एक और भी आइडिया मिल गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन तब तक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन रहते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लाते, लेकिन अगर ऑसिलेशन के दौरान स्ट्रक्चरल चेंज आ गया तो टाइम पीरियड मस्ट चेंज, टाइम पीरियड मस्ट बी चेंज। यानी अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑसिलेशन कर रहा है, और जैसे ही वो एक्सट्रीम पर आ गया, आपने आयरन की बॉडी लगाई थी, कौन सी बॉडी लगाई थी? तो आया खाना, कौन सी बॉडी लगाई थी? तो आया आयरन की।
इधर स्प्रिंग लगा रहा हूं ऐसे, तसौरी खाना स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग के साथ मैंने आयरन का पीस लगाया है, मैंने केंचा रिलीज किया और वो ऑसिलेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड वाला कमे का जाते का एनर्जी कमे का जाते हुमा सारा मैग्नेट से सीधी मैग्नेट आयरन से चिमट जाता है ना, जैसे ही वो एक्सट्रीम पर आया मैंने मैग्नेट चस्पा कर दिया, समझ गए हो ना। अब मैग्नेट अटैच हुआ तो स्ट्रक्चर चेंज, मास चेंज, स्ट्रक्चर चेंज। अब टाइम पीरियड क्या होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग ऑसिलेशन स्ट्रक्चर चेंज करने की कोई इजाजत, और अगर आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहता, समझ गए हो ना। दैट्स व्हाई लेट मी प्रोसीड 138 पे बात करेंगे। 138 से कि अ पेंडुलम बी ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ऑफ फाइव हो गया। 139 द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, टाइम पीरियड है, आपको हाल में बताया या नहीं आई डोंट नो, कहा है स्टेटमेंट ये है भाई, इसका इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है, आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अलग लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं कि एक ऑसिलेटर है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑसिलेटर है, उस ऑसिलेटर का ओल्ड टाइम पीरियड t है और उस ऑसिलेटर का न्यू टाइम पीरियड 4t है। लेकिन पता है आपसे मांग क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप ओल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू फ्रीक्वेंसी का रेशो बताएं, दिया है आपको, हाँ, तो चेंज 3 है ना, चेंज 3 है, देखो 1t से 4t तक चेंज कितना है, तो ये जो स्टेटमेंट था वो दरअसल ओरिजिनल स्टेटमेंट ऐसा था कि द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर इज 3t एंड इट इज फ्रॉम 1t टू 4t, यानी 1t से 4t तक चेंज कितना है 3t, ये ओल्ड ये न्यू, आपने ओल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू फ्रीक्वेंसी का रेशो बताना है, स्टेटमेंट ऐसा था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लफ्ज से, एनी हाउ जो भी है आप गौर करें, क्वेश्चन का आइडिया बांधे, तो ये ओल्ड टाइम पीरियड ये न्यू टाइम पीरियड, ये उसमें चेंज आपने ओल्ड और न्यू फ्रीक्वेंसी का रेशो बताना है। आप मुझसे कहें सर ओल्ड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड, लेकिन वो 1t है तो ये होगा 1/t होगा ना, और न्यू फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ न्यू टाइम पीरियड, तो वो 4t है तो ये 1/4t, सीधी सी बात है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो नेक्स्ट इज 1/t मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा लिखेंगे तो 4t by 1, t और t cancel and the ratio is 4:1 and the correct option is option B। 140 says restoring force for simple pendulum कहाँ होता है मैक्सिमम, दिनामक के क्वेश्चन के मुंह में आप कहें सर हमने डिस्कस किया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ होता है, तो इट मीन के रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड 141 ऑन द मार्क। 141 पे बात करेंगे, करेक्ट रिलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन क्यों नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया। इट मीन करेक्ट ऑप्शन सी ही है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सी सही है। 142 एंड 142 सेज एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, 0.02 एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी 2.5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो जनाब मैक्सिमम स्पीड हमें बताना है, इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट, जानते हो ना, बट ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट। आई वॉन्ट टू सॉल्व इट बिकॉज इसका सोल्यूशन आपसे टाइम ज्यादा लेगा, आपने वैल्यूज को पे गौर करनी है। मैक्सिमम स्पीड देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं बिना कैलकुलेटर के इजीली, मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज 2.5 एंड एम्पलीट्यूड इज 0.02। बज़ाहिर ये कैलकुलेशन काफी मुश्किल लग रही है और ऐसा लगता है कि ये टाइम ज्यादा लेगा हमसे, लेकिन अगर आप इसके साथ एक ट्रिक खेलें कि 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.02, यही है ना, तो देखिए हम ऐसा कह सकते हैं अगर इसको हटा दीजिए तो नीचे क्या आएगा, और इसको हटा दे तो नीचे क्या आएगा 100, अब 2 2s आर और 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ऊपर इन सब से क्या आता है भाई 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 और 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर 100 और नीचे 100 क्या हो जाते हैं
और जब डिसिमल नंबर 10 पे डिवाइड होगा तो डिसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, डिसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स, इट मीन के इट इज 0.314। समझ गए हो ना? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। 141 क्या है? 140, 143, 143। The total energy of a body executing simple harmonic motion is E। इसका मतलब है हमारे स्टूडेंट्स कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? E कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है? टोटल एनर्जी बराबर है हाफ m आई ओमेगा स्क्वायर। वो तो सबको पता है, लेकिन वैल्यू हमें क्या मिली है? वैल्यू हमें मिली है A। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट बाई 2 हो, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट बाई 2 हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मैं कहूंगा कि एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। लेकिन आप लोगों ने हमें दिया कि x की जगह क्या लिख दे, तो मैं इधर एक्स नॉट बाई 2 लिखूंगा, लेकिन स्क्वायर इसको क्या बना देगा? स्क्वायर इसको 4 बना देगा। अब देखें, हाफ m ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर को इन्होंने क्या कहा है, और इधर भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर को क्या कहा है? E। तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E बाय 4। नाउ द कैलकुलेट करें, इट इज 3E बाय 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन विल अपीयर इज ऑप्शन बी। सी है या बी है? सी ही सही है। 144, आई एम टॉकिंग अबाउट 144। 144 क्या कह रहा है? इट सेज एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अगर एम्पलीट्यूड 0.02 हो, वही रिपीटेड है, रिपीट टेलीकास्ट ऑफ 143। हाँ, ऑप्शन बी इसमें है, उसमें ऑप्शन चेंज है, इसमें ऑप्शन चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन है जनाब 144 हो गया। 145, 145 है कि एक टनल है, ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं, ये जमीन है, यहाँ पर आपने इसमें एक टनल बनाया है, सेंटर से पास हो रहा है। अगर इधर आप एक बॉडी को रिलीज करोगे तो क्या इस सेंटर पे रुकेगी? क्या ये दूसरे साइड पे रुक जाएगी? नहीं। इट मीन के यहाँ से यहाँ तक आना इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन यहाँ ना रुकना, इधर से इधर आना इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक दोबारा कौन लेके जाएगा? लेकिन इधर से इधर तक जाना बिकॉज ऑफ, तो इनर्शिया और ग्रेविटी इसको कंटिन्यूसली कौन सा मोशन कराएगा? इट विल अडॉप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 145, ऑप्शन सी। 146 हमारे पास है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन मास एंड मास इज डबल्ड बाय सिंपल पेंडुलम है, और इसके साथ किया क्या गया है कि लेंथ को हाफ कर दिया है, 1/2 बनाया गया है, और मास को डबल किया गया है, इसके साथ 2 लगाया गया है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? आप कहेंगे सर टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर, क्या इसमें मास है? नहीं है, तो इसको तो मुकम्मल तौर पर इग्नोर करें, ये तो गलत है, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज करा रहे हैं। अब लेंथ हाफ तो l/2, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी अपनी जगह, और इट विल बी 1/√2। इट मीन टाइम पीरियड इज डिक्रीज बाय √2। डिक्रीज बाय √2 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन सही है। 147 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 147 कहता है कि स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ हैज अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 50 मिलीमीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 400 है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन इट्स ओवरऑल लेंथ इज 70 मिलीमीटर। भाई सीधी सी बात है, इनिशियल लेंथ आपको मिला है 50 मिलीमीटर और फाइनल लेंथ उस स्प्रिंग का मिला है 70 मिलीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? इट इज 20 मिलीमीटर, का मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चेंज इन लेंथ इतना है, हमने टेंशन बताना है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 4। आप कहें F इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू KX, जानते हो ना, तो टेंशन इज इक्वल टू 400 और ये X आप जानते हो कि इट रिप्रेजेंट चेंज इन, ये चेंज इन लेंथ को शो करता है। सो देयरफॉर आप वैल्यू पुट करें 20 इंटू 10⁻³ टेंशन 400 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 8000 और ये 1000 नीचे आएगा तो 1000 बन जाएगा, इट इज कैंसल, द आंसर इज
8 न्यूटन, करेक्ट ऑप्शन इज ए। 148, बी है या ए है, आई डोंट नो, ए है हम। 148 एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इफ लोड इज एडेड टू इट देन द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, कहते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं कहूं कि इसमें हम मास ऐड करें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के, स्प्रिंग मास सिस्टम। पेंडुलम होता तो अनचेंज्ड, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, बट स्प्रिंग मास सिस्टम कहा है तो दिस इक्वेशन विल डिसाइड द आंसर। अगर हम मास को क्या करें, ज्यादा करें, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड हिंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, एंड इफ टाइम पीरियड इज इंक्रीजिंग 148 में क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। आई एम सॉल्विंग 149। 149 है कि while determining the expression for time period
आयो सर मता वाखला मना। हाँ देखिए जनाब 156 सॉल्व करा रहा हूं और 156 में है माय डियर स्टूडेंट्स, किधर गया 156 सेज अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। एक ऑसिलेटर है, उसका पहला डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर और पोटेंशियल एनर्जी ई है। अगर हम इसको स्ट्रेच करें, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो अब दूसरी पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। 5 से 10 का मतलब है कि एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ गया? 2 टाइम्स। लेकिन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मीन कि अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ गया है तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। तो जनाब ये है जनाब हमारे पास आंसर है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर इसमें 2 टाइम का इजाफा हुआ तो इसमें 4 टाइम, इट मीन द आंसर विल बी 4 ई, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 157 की सोल्यूशन कर रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वो सॉरी 155 155 इन्होंने कहा है कि भाई एक वेक्टर है और उस वेक्टर का x कंपोनेंट 3 है और उसका y कंपोनेंट 1 है। तो बताओ उसका x एक्सिस के साथ जो एंगल हो वो क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा, दूसरा जज करेगा। रैंडम क्वेश्चन से उठ कर आया है, आई डोंट नो कैसे आया है, रियली वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रियल टेक्स्ट। एनी हाउ आप बताएं शाबाश, सॉल्व कैसे करोगे? द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, एक कैलकुलेशन करेगा, एक जज करेगा। एक स्टूडेंट जो कैलकुलेशन करेगा वो कहेगा कि टेंजेंट थीटा इज y बाय एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। y को 1 पुट करेगा और x को 3 पुट करेगा और जाकर फिर वैल्यू मालूम करेगा और उसे शायद याद भी ना हो कि टेंजेंट ऑफ 1/3 किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 किसके बराबर है। दूसरा ऐसे जज करेगा, वो कहेगा कि जनाब हम जानते हैं कि जब x और y कंपोनेंट बराबर होते हैं तो द एंगल इज 45। हर वो वेक्टर जिसका x और y कंपोनेंट बराबर तो एंगल क्या होगा? 45। दूसरा कहेगा सर व्हेन y इज ग्रेटर देन x तो एंगल विल बी ग्रेटर देन 45, एंगल 45 से बड़ा होगा। और अगर x इज लेस देन y तो फिर एंगल इज लेस देन 45। समझ आ गई है? अगर x और y कंपोनेंट बराबर तो एंगल 45 है, और अगर y x से ज्यादा है तो एंगल ग्रेटर देन 45 है, और अगर x y से ज्यादा है तो एंगल लेस देन 45 है। सिंपल सी बात है, आप ड्रा करें। ये हमारे पास है कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम। गौर करें प्लीज, मिड में ड्रा करें, कौन सा एंगल बनता है? 45। तो जितना x बनेगा उतना ही y बनेगा, यानी ये इक्वल है जब एंगल 45 है। अगर एंगल 45 से बढ़ा रहे हो तो y इंक्रीजेज एंड x डिक्रीजेज, अगर एंगल 45 से कम कर रहे हो तो x इंक्रीजेज एंड y डिक्रीजेज। जी, when y is greater than x then angle is greater than 45, and if x is उल्टा है, when y is less than x then angle is less than 45। अब सही है। अब बताओ क्या 90 हो सकता है? 90 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y मैक्सिमम और x 0, यहां तो x 0 नहीं है। 45 हो सकता है? गलत है, क्योंकि x और y अलग अलग वैल्यूज है, एक 3 है एक 1 है, 1 1 तो नहीं है, या 3 3 तो नहीं है। क्या 60 हो सकता है? गलत है। क्यों गलत है? 60 इसलिए गलत है क्योंकि अगर 60 होता तो x कंपोनेंट कम होता और y कंपोनेंट, लेकिन यहाँ x कंपोनेंट ज्यादा है और y कंपोनेंट कम है। सो द एंगल मस्ट बी 30 डिग्री, द एंगल मस्ट बी। अब बेशक जाके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है हमारे पास 157 ऑन द बोर्ड। ये कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 1 सेकेंड, what will be its length already evaluated, L is equal to g by 4 pi square and it is 0.25 मीटर। ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन। 158 हमारी डिस्कशन में, द परसेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, बाई परसेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कितने होना चाहिए? अगर आप पेंडुलम का मास, अगर आप पेंडुलम के मास को इंक्रीज कर दें, डबल कर दें, मास को डबल करें, तो आप कहें सर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता, तो मास डबल करो या 4 टाइम करो तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, और जो चीज वही रहेगी उसमें इंक्रीज कितने परसेंट होता है? 0%। 159 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज 100, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 0। ये है जनाब ऑसिलेटर हमारे पास। इधर
आपको ऑसिलेटर का ये पॉइंट ए दिया और ये पॉइंट ओ दिया, कहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 100 है, यहाँ पर ओ पर वेलोसिटी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज 100, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट ओ? तो आप मानते हो ना कि जब ऑसिलेटर यहाँ से यहाँ तक आता है तो पोटेंशियल इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक। तो मैं क्यों ना लिखूं भाई कि काइनेटिक एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि जब ऑसिलेटर इधर से इधर आएगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mg। लेकिन क्यों mgh लिखूं? जब मुझे कहा है कि 100 है तो मुझे क्या पड़ी है कि वैल्यू mgh में ले जाऊं, प्योर वैल्यू क्यों ना लूं, क्योंकि टोटल वैल्यू मिली है। अब मुझे ये बताना है 2 इधर ले जाए तो 100 और 2 क्या बनेगा? 200, और मास इधर आएगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय मास। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, तो वेलोसिटी 100 का रूट कितना होता है? 10, और बाकी 2 बाय m इसमें मौजूद होगा। इन द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 160, क्वेश्चन नंबर 160, ये क्या कहता है? व्हेन मास इन स्प्रिंग मास सिस्टम इंक्रीजेस व्हिच क्वांटिटी मस्ट इंक्रीज? बाय मास टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। अगर आप मास इंक्रीज करोगे तो इट मीन के टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। बताएं शाबाश, टाइम पीरियड तो इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। तो गलत है क्योंकि उन्होंने तो इंक्रीज वाला मांगा है, तो फ्रीक्वेंसी गलत है। एनर्जी क्यों गलत है? समझ में नहीं आता ना, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर या x स्क्वायर, या x नॉट स्क्वायर ही सही है। तो इसमें तो मास मौजूद है, फिर आप एनर्जी क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे हो? आंसर 160 का आंसर क्यों नहीं ले रहे हो कि बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी है? बहुत गलत है, लिखना चाहिए था बोथ बी एंड सी। अगर फर्ज करो ऑप्शन डी में होता बोथ बी एंड सी, अगर ऑप्शन डी में होता बोथ बी एंड सी, तो फिर क्या आप बोथ बी एंड सी ले लेते? क्योंकि एनर्जी में तो मास है। मुझसे कहें सर यू आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम, और स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा स्क्वायर के बाय m और m कैंसल, इट मीन के मास कम हो या ज्यादा हो, स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी मास पर डिपेंड सिर्फ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, सिर्फ फंक्शन ऑफ। अब अगर क्वेश्चन करूं कि द टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। जब पेंडुलम है तो बोथ ऑफ दीज। और अगर मैं कहूं द टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, तो सिर्फ एम्पलीट्यूड, वो फिर मास पे डिपेंड नहीं करता। ये सामने प्रूफ है। 161, इसमें करेक्ट ऑप्शन सिर्फ टाइम पीरियड था, बी था। 161 प्लीज, कंप्लीट वेक्टोरियल फॉर्म। ये है जनाब एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, और इस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पर एक मास है जो आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहा है। इसी में रिस्टोरिंग फोर्स का वेक्टोरियल फॉर्म बताओ। तो मुझसे कहें सर हुक्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू kx तो ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये लीनियर फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म, वेक्टोरियल नहीं। वेक्टोरियल मीन के एरोज डायरेक्शन के मुताबिक पुट करो, तो ये तो कांस्टेंट है, स्केलर है, इस पे एरो आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर मास इस तरफ जाएगा तो फोर्स स्प्रिंग ऐसे लगाएगा, अगर मास इधर आएगा तो फोर्स ऐसे लगेगा। लिहाजा दोनों अपोजिट है, तो अगर एक के साथ प्लस आएगा तो दूसरे के साथ, इट मीन द वेक्टोरियल फॉर्म विल बी ऑप्शन बी। कौन सा है? बी है। 162, एक सिंगल स्प्रिंग इज एलोंगेटेड ट्वाइस। कहते हैं कि सिंगल स्प्रिंग है, उमियो स्प्रिंग दिखाना, एक बार आप उसमें डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर लाते हो, दूसरी बार उसमें डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर लाते हो। अगर इधर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इधर K2 है, तो दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स का रेशो क्या होगा? सो यू हैव टू से सर जब तक स्प्रिंग में चेंज नहीं लाते हो तो एम्पलीट्यूड के साथ स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज क्यों नहीं होता? उसका प्रूफ है आपके पास। यस, F इज इक्वल टू kx जानते हो ना, तो k इज इक्वल टू F बाय, तो अगर आप इसको नीचे डबल करोगे तो ऊपर फोर्स B, लिहाजा ये 2 तो ये 2 कैंसिल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट विल रिमेन्स। जब तक ओरिजिनल लेंथ को कम ज्यादा ना करो, जब तक स्प्रिंग के एक टर्न का एरिया कम ज्यादा ना करो, जब तक मटेरियल को चेंज ना करो, जब तक दो टर्न्स के दरमियान गैप को चेंज ना करो, तब तक स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। चाहे आप उस स्प्रिंग में 10 सेंटीमीटर का एलांगेशन लाओ या 20 का, इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 10 के लिए फोर्स भी कम और 20 के लिए फोर्स भी ज्यादा। सो द नेट रिजल्ट, द नेट रेशो विल रिमेन्स कांस्टेंट। लेट मी प्रोसीड प्लीज। आंसर क्या होगा? 1:1, और करेक्ट ऑप्शन ए है। 163 ऑन द बोर्ड। 163 says कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटर एट द मिड ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? हम जानते हैं एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है या नहीं? अब a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई f और ऊपर
स्क्वायर, और इन्होंने कहा मिड ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन मीन के x की जगह x0/2, तो a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर x0/2, तो ये कैंसिल, इट मीन 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर x0, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 164। हम 164 पे बात कर रहे हैं। 164 says, 164, if the speed of the moving particle increases, the wavelength associated with it will be de Broglie hypothesis, lambda is equal to h divided by mv। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है तो de Broglie wavelength क्या होगा? इट मस्ट बी डिक्रीजेस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। 165 रावत से बदलायो स्वयं से कुछ व्यवहार कड़ू करा उससे कहते हो आ जाओ। 165 हो गया। 165 है द वेवलेंथ ऑफ साउंड मेड फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज। बाई वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होगा? तो मुझसे कहें सर ये स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा। डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली 330, फ्रीक्वेंसी भी 330, इट मीन के द वेवलेंथ इज क्लोज टू 1 मीटर। इट इज क्लोज टू 1 मीटर। 0.9 मीटर होता तो भी ठीक होता। करेक्ट आंसर होगा डी। 166 says के वेवलेंथ ऑफ ए वेव, ये भी पूछने का क्वेश्चन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू वी बाय एफ, और ये मिसप्रिंट है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। 167 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? सब जानते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब जब भी ये हटाते हो तो क्या लगाते हो? कांस्टेंट। तो x0 स्क्वायर, इस बेचारे को इस तरफ ले आए तो i डिवाइड बाय x0 स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन इन्होंने एम्पलीट्यूड को किस चीज से जाहिर किया है? a से। तो हमें क्या a से जाहिर करें या b से जाहिर करें, हम तो मतलब निकालेंगे। और ये है जनाब करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन कम याद खाना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सॉल्व हो गया। 168 प्लीज। 168 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, शाबाश वेरी गुड, एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिकॉज यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। 1 ओवर इंटेंसिटी बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन इधर ये सी में है और इधर ये डी में है। और 169 द क्वेश्चन इज 169 के इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। जानते हो ना वैक्यूम में सबका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। सी इज द स्पीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स इन वैक्यूम। स्पीड ही सेम होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम नहीं होता। एनर्जी क्यों सेम नहीं होती? वाई इज नॉट एनर्जी? बिकॉज एनर्जी इज E इज इक्वल टू H। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इट मीन की एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। 170 द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप जानते हैं। और 171 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज दिस वन। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻14, तो वेवलेंथ क्या होगा? आप जानते हैं वेवलेंथ इज C बाय F, C 3 × 10⁸ और F 6 × 10⁻14। द आंसर विल बी 0.5 × 10⁻⁻6। यही है ना? अब देखो क्या खेलता हूं, 1 2 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 1 2 3 और ये 10⁻⁹ एंड हेंस लैम्डा इज इक्वल टू 5000 नैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी है या सी है? सी है। 172 वेग हो रेखा 5000 नैनोमीटर, ये ठीक है। 172 इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज ए। न पोएशुम ये 500 है। एक मिनट देखो 1 2 3, तो मैंने कब कहा कि 5000 है? 500 ही कह रहा हूं ना, ये दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। 500 नैनोमीटर प्लीज। ऑप्शन बी सही है। बी है या सी है आपने खुद डिसाइड करना है। मेथड ये है। नेक्स्ट हमारे पास है 172 एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज ए। ये है जनाब सोर्स पॉइंट ए। कहते हैं कि इससे वेव्स आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस पॉइंट पर उस वेव का एम्पलीट्यूड देखे तो ये ए है। कितना है? ये ए है, जबकि गैप हमारे पास आर है। अगर ये गैप हमारे पास 2r हो गया तो इधर इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एट दिस टाइम? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है। संडे टेस्ट में हमारे नहीं,
कई बार ओरिजिनल टेस्ट में आप सर्च करें आपको मिलेगा और काफी जगहों पे रिपीट, लेकिन इस पे सबसे बड़ा मेरा एतराज ये है कि अगर ये वेव आइडियल वेव होगा तो एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। आइडियल वेव का क्या होगा? अगर ये सिंपल हार्मोनिक वेव होगा तो फिर ये गैप के साथ एम्पलीट्यूड डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर ये पीरियोडिक वेव होगा तो एम्पलीट्यूड विल रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे गैप 2r हो जाए, 4r हो जाए, 10r हो जाए। यू हैव टू कंसिडर आइडियल वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो या तो स्पेसिफिक बता दें, और अगर नहीं बता रहे हो यानी इसमें यह हो सकता है कि ए भी ठीक है, और कई मुख्तलिफ तरह के वेव्स के एम्पलीट्यूड का गैप के साथ इनवर्स रिलेशन है या जो भी है। तो मैं आपको बताता हूं एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद गैप। एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद, जितना वेव्स आगे बढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी कम होती जाती है, गैप ज्यादा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप। अब ये कह रहे हैं कि अगर गैप क्या हो गया? डबल, तो एम्पलीट्यूड यानी ये डबल का मतलब 2 टाइम्स क्या हुआ? ज्यादा, तो ये 1/2 होगा ना, लेकिन स्क्वायर भी है तो ये 1/, यानी एम्पलीट्यूड अगर इधर ए है तो इधर क्या होना चाहिए? इट विल बी a/4। लेकिन मैं एग्री नहीं हूं भाई, अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि विच टाइप ऑफ वेव इज दिस, अगर ये आइडियल वेव होगा तो इधर भी एम्पलीट्यूड ए होगा और इधर भी एम्पलीट्यूड ए ही होगा, क्योंकि आइडियल वेव्स का एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ ना इंक्रीज होता है और ना डिक्रीज होता है। लाइव सोर्स वेव्स, आइडियल वेव्स तो रहने दें, लाइव सोर्स वेव्स पे जाने। लाइव सोर्स वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? कंजर्वेटिव सोर्स वेव और लाइव सोर्स वेव। मैं एक पत्थर फेंक रहा हूं पानी में, उस एक पत्थर में 100 जूल की एनर्जी थी, मैं बाकी नहीं फेंक रहा। ये जनाब जो है कंजर्वेटिव सोर्स वेव्स है, क्योंकि 100 जूल मैंने दिया तो वो एक मालिक्यूल 100 जूल, अगला 90 जूल, अगला 80 जूल, अगला 70 जूल। लेकिन मैंने एक पत्थर फेंका, उसके बाद दूसरा फेंक रहा हूं, फिर तीसरा फेंक रहा हूं, फिर चौथा फेंक रहा हूं, तो ये जो वेव्स जनरेट करेगा इसके एम्पलीट्यूड का गैप के साथ अलग रिलेशन है, और पहले जो वेव्स जनरेट होगा उसके एम्पलीट्यूड के साथ अलग रिलेशन है, और आइडियल का गैप के साथ रिलेशन ही नहीं है। सो मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एतराज है, इसका डेटा कंप्लीट नहीं है। 168 बाकी बस यही है सिंपल सोल्यूशन। 169 दागैन दाखी खबर है कोई। 173 ये क्या है? अ साइंस म्यूजियम डिजाइन्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉल ऑफ ए फीदर इन अ वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब। द टाइम ऑफ फॉल इज दिस वन, बाय टाइम ऑफ फॉल इज 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्यूब? तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, you will get it is 5 multiplied by 0.5 square। दो बार हाफ कर दे तो 1.25, इसको हटा दे so it is close to 1.3। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 174 what is correct for all द बसूक वाई खाना। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन यही है, यही बेहतरीन क्वेश्चन है। what is correct for all transverse waves? keep it in your mind for all transverse waves। क्या ठीक है जनाब? इसे जो ऑप्शन में बस हम तक के क्वेश्चन पर किधर कार दे सवाल वाला देख, दे ऑल इन्वॉल्व द ऑसिलेशन ऑफ एटम्स। क्या ये ठीक है? इज इट करेक्ट? सारे ट्रांसवर्स वेव्स में एटम्स का ऑसिलेशन होता है। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? इसमें एटम कहाँ होते हैं? एटम कहाँ होते हैं? लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, बट दे ट्रांसवर्स वेव्स में एटम नामो निशान भी नहीं, वहां तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पेयर है। सो ऑल ट्रांसवर्स वेव्स में एटम्स का ऑसिलेशन हो, ये गलत है, बिकॉज लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स हैविंग नो एटम। वहां ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक में जाना और मैग्नेटिक का इलेक्ट्रिक में आना। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए गलत है, बिकॉज लाइट आर द ट्रांसवर्स वेव्स हैविंग नो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। खबर है, ऑप्शन ए गलत शो। अब देखो, दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो क्या ये ठीक है? अब देखो, जब ये कह रहे हो तो गलत कह रहे हो ना, क्यों? क्योंकि क्या वाटर वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल कर सकते हैं? क्या स्ट्रिंग वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल कर सकते हैं? सिर्फ लाइट वेव्स हैं ऐसे ट्रांसवर्स जो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी सारे ट्रांसवर्स मीडियम, रस्सी में मीडियम है, वाटर में मीडियम है, तो सारे ट्रांसवर्स वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करते, सिर्फ लाइट करते हैं। समझ आ गई है? ये भी गलत है। दे कैन बी पोलराइज्ड, द ओनली ऑप्शन। दुनिया का कोई ट्रांसवर्स ऐसा नहीं है जिसकी पोलराइजेशन नहीं होती। तो वो खासियत जो सारे ट्रांसवर्स वेव्स में है वो सिर्फ पोलराइजेशन है। वैक्यूम से गुजरने की खासियत सिर्फ लाइट में है, बाकी में नहीं है। और एटम के वाइब्रेशन रस्सी में है, पानी में है, लेकिन लाइट में
So the only option is option B. All transverse waves क्या होते हैं? वो पोलराइजेशन करते हैं लेकिन सब में एटम का ऑसिलेशन नहीं है. 175 सेकंड लास्ट क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 and at 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डिपेंड करता है? नहीं करता, तो 1:1 ठीक है, ऑप्शन ए सही है. 176. अब बताएं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द बॉब. गलत है. डिक्रीजिंग द मास, इंक्रीजिंग द लेंथ. कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी. थैंक यू वेरी मच.